रहीम अस्सलामुअलैकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी हम सब मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक नया दिन हमें देखने को मिला और ये दुआ भी करते हैं कि आज के इस दिन को हम अपनी ज़िंदगी के लिए एक मस्बत दिन जो है वो बना सकें। कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छी बात जो है वो आज के दिन के हवाले से मेरी और आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सके। जनाब, पिछले कुछ दिनों से जो है वो बहुत ही कहना चाहिए कि नाखुशगवार ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। कहीं कोई हादसा है तो कहीं कोई धमाका है, कहीं करप्शन है तो कहीं जो है वो PSL में जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स इस वक्त सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, ये बड़ी मुख्तलिफ़ तरह की बुरी ख़बरें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानियों को सुनने को मिली हैं, जिसकी वजह से हर शख्स जो है पाकिस्तान में, हर बसने वाला दिल जो है वो किसी न किसी ख़बर की वजह से जो है वो परेशान है और गम में है। लेकिन मैं आपको एक और अच्छी ख़बर भी दे दूँ। कहते हैं ना कि उम्मीद जो है ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम सुबह आते हैं तो कुछ जहाँ दूसरी बातें करते हैं वहीं कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उम्मीद लाई जा सके। और पाकिस्तान में जहाँ पर दूसरे अनासर जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए, यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी की जाए, दहशत गर्दी की जाए, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ जहाँ पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी कौम इस तकलीफ़ से गुजरी है, वहीं जो है मैं पाकिस्तान नेवी को सलाम पेश करना चाहूँगी कि 37 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान नेवी ने उनको वेलकम किया। एक ऐसी एक्सरसाइज की गई जो दुनिया भर ने देखी और ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो किस तरह दुश्मन का मुकाबला कर सकती है, चाहे दहशत गर्दी हो समुद्री या वहाँ पर स्मगलिंग की जाती है। उस हवाले से हमारी जो एक्सरसाइज है या जो हमारी तैयारी है वो किसी से कम नहीं। और ख़ास तौर पर ये जो पड़ोसी ममालिक है जो भारत है, उसके लिए तो ये एक मुँह तोड़ जवाब था कि चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी सिचुएशन हो, हमारी फोर्सेस चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, वो इतनी मजबूत है कि वो यहाँ पर रहते हुए दूसरे ममालिक को दावत भी दे सकती है और उनको वेलकम भी कर सकती है। मैं एक बार फिर से पाकिस्तान नेवी को इसके लिए बहुत मुबारकबाद भी पेश करूँगी। नवाज़ शरीफ साहब भी आए और जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी आए। उन्होंने भी पाकिस्तान नेवी की इन तमाम खदमात को सराहा। तो ये एक अच्छी ख़बर थी पाकिस्तानियों के लिए कि अपने अंदर, अपने दिलों में इस चीज़ का इत्मीनान रखिए कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी नेवी है, जो हमारी फ़ोर्सेस हैं, वो इतनी मजबूत हैं कि वो हमारी हिफाजत कर रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में भी करते रहेंगे, हमारी सरहदों की भी। तो जनाब, ये तो एक अच्छी ख़बर थी जो मैंने चाहा कि मेरे दिल को अच्छी लगी है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और हमारे अखबार में भी आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। आज हम बात क्या करने जा रहे हैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जहां हमने बात की कि मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो आप सुनते रहते हैं, वहीं पिछले कुछ दिनों पहले भी मैं भी एक ऐसी फैमिली से मिली थी कि उनके बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि जो होंठ कटे हुए होते हैं, अक्सर बच्चे पैदा होते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, घबरा भी रहे होते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप कहाँ जाएंगे, किस तरह इसकी सर्जरी कराएंगे। कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इवन कैसे माँ बाप जो हैं वो अक्सर अपने बच्चों को छुपा भी रहे होते हैं क्योंकि अजीब सी जो है वो कंडीशन हो जाती है। सो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो इसी हवाले से आपके लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि वो बच्चे जिनके होंठ कटे हुए होते हैं पैदाइशी तौर पर जब वो इस दुनिया में आते हैं, अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो फिर उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है। कहते हैं कि सर्जरी के थ्रू, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू जो है वो आप इस कंडीशन को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इलाज क्या है, कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ जाना चाहिए, कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, कितना रिस्क है इस सर्जरी को कराने में, इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो हम डॉक्टर साहब से लेंगे। अपनी फील्ड के एक माहिर हैं और मैं और मेरी टीम हमेशा इनकी शुक्रगुजार होती है कि वक्त निकालते हैं और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआ से खैरियत से हैं? दुआ से गुड। डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मैं अभी बात कह रही थी कि ऐसा है कि माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी भी तरह की जो है वो एबनॉर्मलिटी का शिकार हो, चाहे ज़ाहिरी है या अगर मेंटली है तो वो और ज़्यादा तकलीफ देह सिचुएशन है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसा होता ही क्यों है कि बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके होंठ या तालू कटे हुए जो होते हैं?
ये सवाल काफ़ी आम तौर पे पूछा जाता है, इसकी वजह क्या है। एग्जैक्ट वजह तो किसी को भी नहीं पता कि क्या इसकी एग्जैक्ट वजह है, ठीक है। लेकिन इसमें हम 2 फैक्टर्स को शामिल करते हैं। हम एक कहते हैं हेरिडेटरी फैक्टर्स यानी मौरूसी फैक्टर्स, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो माहौल की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा। मौरूसी फैक्टर में कज़न मैरिज एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से ये होते हैं कज़न मैरिजेस। अच्छा, ओके। 10 में से 5% 5 मैरिज ऐसे होते हैं जिनमें कज़न मैरिज कॉज होती है, स्पेशली फर्स्ट आने वाला बेबी आने वाले, हालांकि उनकी फैमिलीज में नहीं होता, लेकिन 2 कज़न जब मैरिज करते हैं तो बच्चे में ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जाहिर हो सकते हैं। दूसरा जो वजह है जो माहौलियाती, जिसमें माँ का पहले 3 माह में कुछ दवाएं खा लेना। ज़्यादातर माएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको पता नहीं होता कि शुरू के पहले 3 महीने 1 महीने में स्पेशली कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अगर उनको कुछ होता है, कोई भी दवाई खाती हैं उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अच्छा। स्पेशली जो मर्गी की बीमारी की दवाइयाँ हैं उनकी वजह से स्पेशली हो सकता है। ओके। पहले यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स एडिक्ट भी होते हैं। नहीं, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सर का दर्द है, नज़ला जुकाम है, कोई खातून अपनी तौर पे कोई दवाई खा ली जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड वैसे भी करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में तो स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में तो डेफिनेटली पहले 3 माह में जब बच्चा बन रहा होता है तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक चीज़ जो है फॉलिक एसिड, उसकी कमी जो है माँ के अंदर अगर होती है तो ये एक इस्टेब्लिश कॉज है। मतलब रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो डेफिनेटली कटे हुए होंठ, कटे हुए तालु और दूसरे पैदाइशी नकाइस भी हो सकते हैं। तो फॉलिक एसिड अब हर गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं वो फॉलिक एसिड देते हैं। जैसे ही ये पता चलता है कि खातून प्रेग्नेंट हैं तो उनको शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल मेडिसिन आती है जो आप च्यू करते हैं, ये इजी जो फॉलिक एसिड की मेडिसिन आपको मिल जाती हैं, ये नॉर्मल फॉलिक एसिड बड़े आराम से और बहुत आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको इजीली मिल जाता है। तो फॉलिक एसिड जो है आप देखें जो बड़ी एक आम सी चीज़ है, लेकिन वो उसकी अगर कमी भी हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो आने वाला जो बेबी है उसके होंठ या तालू जो है वो कटे हुए हो सकते हैं। ये एक रीज़न। इसके अलावा तापकारी शुआएं का असर पहले 3 माह में, मैं सारी बातें कर रहा हूँ पहले 3 माह में, इसलिए कि पहले 3 माह के अंदर बच्चा ऑलमोस्ट बन जाता है। अच्छा, ये तापकारी शुआएं जरा इसको तापकारी शुआएं को हम इंग्लिश में तो रेडिएशन कहते हैं, उर्दू में तापकारी शुआएं कह जाती है। जैसे एक्सरे है, जैसे एक्सरे किसी खातून ने करवा लिया, वो प्रेग्नेंट है, उनको पता नहीं, उन्होंने एक्सरे करवा लिया तो उसकी वजह से हो सकता है। अल्ट्रासाउंड नुकसानदेह नहीं। लोगों का ये सवाल होता है कि अल्ट्रासाउंड में नुकसान, अल्ट्रासाउंड नुकसानदेह नहीं। और यहाँ ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि चांद गिरहन, सूरज ग्रहण का कोई भी रोल कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू में नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये मिथ है कि जो लोग कहते हैं कि चांद ग्रहण या इसमें अगर आप वो कर लें तो देख लें तो उसकी वजह से जो है लोग ये कहते भी नहीं है कि चांद ग्रहण में, इस इंटेंशन में तो वो अगर कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू है और हम ये पूछते हैं कि बच्चे के साथ मसला क्या है तो वो कहते हैं साईं ग्रहण है, मतलब ये इसको गिरन लग गई। इसको गिरन लग गई। वो ये कहते ही नहीं कि इसका होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, साईं बाहर के गिरन आए, इसका मतलब ये कि बच्चे को गिरन लग गया है और उसका कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू है। इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ है कि ये चांद गिरन, सूरज गिरन की वजह से ही होता है, मतलब और कोई वजह है ही नहीं इसकी उनके नज़दीक। उनके लिए कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। एब्नॉर्मलिटी तो है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये एब्नॉर्मलिटी सूरज गिरन और चांद ग्रहण की वजह से हो रही है और कोई वजह इनकी समझ में नहीं आ रही। राइट, मतलब अब लॉजिक वो नहीं समझते, वो एक इस तरह का जो रीज़न है वो देते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं है। जिस तरह मुझे याद आ रहा है कल हम डॉक्टर साहब मिर्गी के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे तो बार बार मैं यही बात कह रही थी कि एक जिस तरह भी आपने जिक्र किया इंटीरियर का, या वो लोग जहाँ पर इतनी अवेयरनेस मौजूद नहीं है, वो यही कहते हैं कि एक तो लाइलाज बीमारी है, ऊपर से दूसरी चीज़ ये होती है कि यही नहीं आप समझ पा रहे होते कि आया पेशेंट मिर्गी का है या उस पर जिन या आसेब का साया है, क्योंकि वो एकदम से तड़प कर जब एक शख्स गिर जाए और उसके मुँह से झाग निकलने लगे तो आपको ऐसा ही लगता है कि इस पर शायद एकदम से कुछ हो गया है, कोई चीज़ हावी आ गई जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन हो गई। और उस प्रोग्राम में भी हम आपका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम बर्न्स के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि जो मिर्गी के लोग होते हैं अक्सर ऐसा होता है किचन में काम करते हुए, स्पेशली खातून का जिक्र हुआ था कि उनका चेहरा जो है
वो तवे पे लगकर और वो जल गया था। तो बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं इस तरह के मसाइल में और इस तरह की बीमारियों में। तो डॉक्टर साहब ये भी यहाँ डिस्क्राइब कीजिए, आपने कहा ये मसाइल हैं जिनकी वजह से वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है आने वाला बेबी जो है वो कटे होंठ या कटे तालू के जो वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकता है उसे। ये कटा होंठ या कटा तालू जो है ये किस तरह की कंडीशन होती है? कटा होंठ कटा तालू फॉर्चुनेटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जानलेवा नहीं है। ओके। और लेकिन इसके जो तो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो कटा हुआ होंठ का जो प्रॉब्लम मेन होता है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है कि देखने में बच्चा अच्छा नहीं लग रहा होता है, और जो बड़ा भी कटे होंठ के साथ होता है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोग उसके साथ इन्फिनिटी का सलूक करते हैं, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है। और कटा हुआ तालू अगर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो पैदा होते ही होता है वो फीडिंग का होता है कि माँ दूध कैसे पिलाए, किस तरीके से पिलाए, बच्चा कैसे आगे बढ़े। अच्छा, आप नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं ताकि इम्पोर्टेंट चीजें समझना कि क्या क्या और नुकसानात होते हैं। एक स्पीच का, एक फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, साथ में स्पीच का प्रॉब्लम होता है, साथ में कान और नाक खराब हो सकते हैं, साथ में सीने का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम % नहीं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो इसमें आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर जो है ये रिज़ल्ट जो है वो इस वक्त मैं देख रही हूँ। पाकिस्तान में कितनी तादाद ऐसे बच्चों की मौजूद है और कितने लोग ये अवेयर हैं कि ऐसे ही ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि आप बच्चे को छोटी उम्र में ही अगर उसकी सर्जरी करा दें तो वो उसका कॉन्फिडेंस भी जो है वो डेवलप होता है और मुआशरा भी उसको एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान में एक दिन में 12,000 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में 1 मिनट में 8 बच्चे पैदा होते हैं। हर 500 बच्चे में से एक बच्चा कटे हुए होंठ कटे हुए तालू का होता है, हर 500 में। जिसका मतलब है कि अगर हम 12,000 बच्चे ले रहे हैं तो डेली 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके होंठ या तालू कटे हुए हैं। ठीक ना। बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके तालू कटे हुए होते हैं, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके होंठ और तालू दोनों कटे हुए होते हैं। अगर एक मसला है सिर्फ होंठ का या सिर्फ तालू का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन होंठ और तालू दोनों कटे हुए हैं तो थोड़ा लंबा मसला चलता है। तो पाकिस्तान में जो एक साल में तकरीबन 7,000 बच्चे पैदा होते हैं और ये पाकिस्तान का जो शुमार है वो चौथे नंबर में दुनिया में। सबसे ज़्यादा बच्चे चाइना में हैं, इसके बाद इंडिया में है, इसके बाद इंडोनेशिया में है, इसके बाद चौथे नंबर पे पाकिस्तान है और 5वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो अच्छे खासे तादाद हैं और ज़्यादातर बच्चे इस रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं चाइना के बाद। तो ये अच्छा खासा रेशो है दुनिया के अंदर। अगर आप डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें तो 1800-1900 बच्चों में एक बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पे और वो भी फिर उनका एवरेज हमसे और भी कम होता जा रहा है। अभी भी आई थी प्लास्टिक सर्जन जर्मनी से, वो बता रही थी कि अब 2300-400 यानी 2400 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चा होंठ या तालू के साथ पैदा होता है। तो उनका रेशो काफी जो है वहाँ पे काफी वहाँ एक बर्थ रेट कम है, दूसरा वहाँ पता चलता है तो वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर एबॉर्शन भी अलाउड है। तो बहुत सारे लोगों को फर्स्ट 3 मंथ्स में पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए कि होंठ या तालू कटा हुआ है, तो वहाँ पे वो एबॉर्शन भी करवा लेते हैं। अच्छा, तो इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और तो क्या उस टाइम पर कुछ इस तरह की, अगर आपको पता है कि आपके बॉडी में कोई वीकनेस मौजूद है या कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो उस टाइम पर अगर आपको पता है कि इस तरह की कंडीशन है आपके बेबी की, तो आप कोई इस तरह की कोई मेडिकेशंस मदर को स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं, एक दफ़ा ये हो जाता है तो फिर आप जो बच्चा यूट्रस पे मौजूद है तो कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ पेरेंट्स को बाद दफ़ा तो पेरेंट्स को बताया भी नहीं जाता, लेकिन बाद अगर बताते भी हैं तो फिर इनको रीअश्योर करवाते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 इसका ट्रीटमेंट मौजूद है और बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ जो अगर मैं बात करूँ जो इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं प्रॉपर, अगर हम बात करें तो कुछ इलाके जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह का निज़ाम ही नहीं है कि एक प्रॉपर जो है वो ट्रेंड डॉक्टर्स मौजूद हों। तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन होती है कि अगर इस तरह का बेबी है तो फिर
आप लोगों को रेफ़र किया जाए, पेरेंट्स को आगाह किया जाए कि ऐसा बेबी है तो आप यहाँ लेकर जाएं ताकि राइट टाइम पर उसकी सर्जरी हो जाए? ज़्यादातर डॉक्टर्स जो MBBS करते हैं, जो MBBS के लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो उनको ये कटे होंठ कटे तालू का पता होता है। अच्छा। और ये भी पता होता है कि प्लास्टिक सर्जरी का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर डॉक्टर्स को MBBS लेवल पे ये नहीं पता होता है कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्पेशली कटे हुए तालू के हवाले से, और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहूँगा कि कटे हुए तालू अगर हों तो उनकी सर्जरी 9 मंथ्स टू 18 मंथ्स, 9 महीने से 18 महीने के दरमियान हो जानी चाहिए। इसलिए कि अगर तालू की सर्जरी डिले हो जाएगी, किसी भी वजह से लेट हो जाएगी, तो फिर बच्चा सही बोल नहीं पाएगा। जो स्पीच मैकेनिज्म डेवलप हो रहा होता है वो 1.5 साल के बाद डेवलप हो रहा होता है। अगर उस 1.5 साल से पहले सर्जरी नहीं होगी तो फिर ज़्यादातर इम्कान आती है कि बच्चा सही नहीं बोलेगा, वो नाक से बोलेगा। उसको जो स्पीच होती है, मैं बोल के भी बताता हूँ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि बच्चा कैसे बोलेगा, और उसको प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि इसकी सर्जरी सही टाइम पे हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ आज बुध है ना, तो वो कहें अब ये टिपिकल स्पीच जो है इसको हम कहते हैं राइनोलेलिया, नेजल स्पीच। और ये नेजल स्पीच हर एक की समझ में नहीं आती। नियर एंड डियर वंस होंगे, वालिदैन होंगे, यार दोस्त होंगे, उनको समझ में आएगा, लेकिन एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो फिर वो कहता है क्या बोला क्या बोला। तो वो पेशेंट परेशान हो जाता है और ज़्यादातर फिर वो कम बोलना शुरू करता है, माशरे में पीछे रह जाता है। वो मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना अवॉइड करेगा और लोगों से मिलना अवॉइड करेगा। तो ये बड़ा नुकसानदेह है। इसलिए क्योंकि हम तो सही टाइम पे लोगों की कमजोरियों से खेलने वाले लोग हैं ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इस तरह की चीज़ों को। नॉर्मल एक इंसान के लिए अगर उसमें कोई चीज़ हो जाए तो ये तो उसको तो हम शायद बहुत ही मायूब और इस तरह की चीज़ समझ रहे होते हैं, जो डेफिनेटली गलत है। लेकिन जब हल मौजूद है तो माँ बाप को सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है, और बच्चे के लिए जो है वो उसको सर्जरी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 9 महीने से 18 महीने आप कह रहे हैं तालू की, ये और होंठ की 3 महीने के बाद कभी भी हो सकती। अच्छा, 3 महीने का बेबी हो जाए तो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद, जैसे मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल बताता हूँ क्या क्या बता। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके साथ उसका होंठ और तालू कटा हुआ है, सबसे पहला प्रॉब्लम उसके साथ फीडिंग का होता है। ठीक है। फीडिंग के लिए हम एडवाइस करते हैं कि माँ का दूध पिलाए। माँ का दूध पिलाने के लिए हम पोजीशन एडवाइस करते हैं हॉर्स राइडिंग पोजीशन। हॉर्स राइडिंग पोजीशन का मतलब है कि माँ की जो थाई है वो हॉर्स की तरह है, घोड़े की तरह है। माँ बच्चे को उसी तरह से बिठाए जैसे घोड़े पे बिठाया जाता है, और एक हाथ से सपोर्ट करे और दूसरे हाथ से ब्रेस्ट से उसको दूध पिलाए। अगर माँ का दूध किसी वजह से नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के बोतल में डालें, और स्पेशल निप्पल आते हैं, इसके लंबे निप्पल होते हैं, क्लेफ्ट निप्पल कहलाते हैं, और बच्चे को 45 डिग्री के जाविये पे रख के वो दूध पिलाए। ये एक बेस्ट तरीका है जिसकी वजह से जो दूध है वो सांस की नाली में नहीं जाता और बच्चा थ्राइव करता है, बच्चा बढ़ता है। अगर ये चीज़ नहीं करती तो बच्चा कमज़ोर होता जाता है और फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। और बाद दफ़ा गलत दूध पिलाने से सांस की नाली में दूध चला जाता है, बच्चे को नमूनिया हो जाता है और भी मसाइल होते हैं। तो साथ साथ में हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेजते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटल सर्जरी की एक ब्रांच है जिसमें वो लोग टेप लगाते हैं, क्लिप्स लगाते हैं और इस जो डिफेक्ट को करीब करते हैं, नाक को उठाते हैं, और उनकी वजह से पहले 3 माह में मोल्डिंग हो सकती है। ये ट्रीटमेंट पहले 3 माह चलता है। फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद वो मोल्डिंग नहीं हो सकती। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑर्थोडोंटिस्ट और पीडियाट्रिशियन का रोल होता है, और जैसे ही बच्चा 3 माह का होता है तो हम उसको बुला के पहली सर्जरी उसकी होंठ की कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें ना, आप अपने घरों में भी प्रैक्टिस देखें कि जो शुरू के 1-2 महीने होते हैं उसमें बच्चे के सर का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा होता है। उसके डिफरेंट जो है वो इस तरह के पिलोज आ रहे होते हैं कि आप उसके सर की शेप बना सकें। उसके अगर नाक थोड़ा सा फैला हुआ है तो आप उसको दबा रहे होते हैं, क्योंकि उस एज में, उन मंथ्स में, स्टार्टिंग में मोल्डिंग की जो है सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। सर्जरीज़ ख़र्चा कितना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सेंटर्स कहाँ मौजूद हैं, इस पे भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। उम्र में आया है और होंठ और तालू दोनों कटा हुआ है, तो पहले मैं तालू करूँगा, इसके बाद होंठ करूँगा 6 महीने बाद। 6 महीने के टाइम बीच में हम सर्जरीज के बीच में देते हैं ताकि बच्चा रिकवर हो सके। और एक बच्चा अगर मेरे पास 2 साल में आया है जिसका होंठ और तालू दोनों कटा हुआ है, तो देन अगेन आई विल गो फॉर द पैलेट फर्स्ट। पहले तालू पहले करूँगा। तालू
की जो सर्जरी है, मैंने पता है कि उसका ताल्लुक आवाज़ से है और इम्पॉर्टेंट है कि ये सही टाइम पे हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वालिदैन आते हैं जो ने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा हो जाए। डॉक्टर कौन था? जो मोहल्ले का डॉक्टर है या फैमिली फिजिशियन है, जिनको ये अवेयरनेस नहीं है कि ताल्लुक की सर्जरी किस टाइम पे होनी चाहिए। तो ताल्लुक की सर्जरी 9 महीने से 18 महीने में होनी चाहिए, बच्चा बड़ा होने का इंतज़ार ना करें। हाँ, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको खून की कमी है, उसका वज़न कम है या सीना ख़राब है, तो फिर हम पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं, बच्चों को डॉक्टर के पास भेजते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सही करो, और फिर इसके बाद हम ऑपरेट करते हैं। यानी कि मतलब उस कंडीशन में है कि हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, यानी उसको नॉर्मल आना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो सर्जरीज़ हैं इनमें ऑलमोस्ट खर्चा कॉस्ट कितनी आ जाती है? देखिए, कॉस्ट तो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर जो कराची के मशहूर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ तो होंठ की कम है, तकरीबन लाख सवा लाख है, और तालू की तकरीबन 2 लाख तक चली जाती है, 1.5 से 2 लाख। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे सिविल, जिना, अब्बासी, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी के शोबे हैं, या टोटली फ्री की जाती है। यहाँ पर हो रही हैं सर्जरी? बिल्कुल हो रही। ठीक है, लेकिन आपको टाइम दिया जाता है कितने टाइम हाँ, बाद? टाइम दिया जाता है। NICH जो गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पे भी हो रही। अच्छा, इसके अलावा फिर आप आते हैं जो वेलफेयर इदारे हैं, जैसे जो बहुत सारे वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बाटवा हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया, और हमारा जो जहाँ हम लोग करते हैं अल-मुस्तफ़ा जो मेडिकल सेंटर है, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग टोटली फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। टोटली फ्री ऑफ चार्ज करने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हम असेस करते हैं कि पेशेंट रियली पुअर है या नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, और फिर असेस किया जाता है कि वाकई ये गरीब है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आके क्लेम करते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप किसी का हक मार रहे हैं ना। क्योंकि एक इन लोगों के पास भी एक लंबी लाइन होती है, एक लंबी लिस्ट होती है, तो ये फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और फिर भी आकर आप इस तरह की कंडीशन को जाहिर करते हैं, तो फिर आपने एक इस हकदार का आपने हक मारा है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया करें। तो आप कह रहे हैं तालू और होंठ अगर दोनों की सर्जरी एक साथ हो तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का जो है वो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट आ सकती है। इसके अलावा फिर साथ साथ में इसमें जो दूसरी कॉस्ट आती है वो ऑर्थोडोंटिस्ट की आती है, सही, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी आती है, और बाज़ दफ़ा ENT वाले को दिखाना पड़ता है। तो इसमें मुख्तलिफ होता है। हम लोगों ने अल-मुस्तफ़ा में ये अच्छी चीज़ की है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं अभी कि ऑर्थोडोंटिस्ट को भी उधर ले आएँ, स्पीच थेरेपिस्ट ऑलरेडी उधर मौजूद हैं, ENT वाले मौजूद हैं, पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक टीम जो इसकी होती है, क्लेफ्ट टीम जिसको हम कहते हैं, वो एक ही रूफ़ के अंदर आ जाए और वहाँ पे ये काम और बेहतर तरीके से हो। सर्जरीज तो हम लोग कर ही रहे हैं वहाँ पे, और हमारा जो एवरेज है वो तकरीबन 50 पेशेंट्स का है पर मंथ। माशाल्लाह, तो सब मिला के, और साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं, हमारी जो टीम है अल-मुस्तफ़ा में, वो 3-4 महीने बाद इंटीरियर सिंध भी जाते हैं। आप लोग कैंप्स लगाते हैं वहाँ जाकर, और जो है वहाँ जाकर भी सर्जरीज। अभी हमारा इस जुम्मे से जुम्मा हफ्ता इतवार हम लोग सकरन में होंगे। कहाँ होंगे? सकरन, नवाब शाह के साथ एक जगह है सकरन, वहाँ पर आप होंगे सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर तो वहाँ के इर्द गिर्द जो मुल्हिका जगह हैं वहाँ पर अगर लोग रहते हैं और इस तरह का मसाइल है, तो वो आकर जो है ये लोग कैंप वहाँ पर लगाएंगे। आप आकर वहाँ पर अपने बच्चे को दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जो है वहाँ पर सर्जरीज जो है वो आपके लिए की जाएंगी, आपके बच्चों के लिए। और ये मत सोचिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल या अच्छी ज़िंदगी कैसे देंगे। जब आप नियत करते हैं ना और आप निकलते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आपकी मदद की जाती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की कोई हैसियत नहीं है, रब जो है वो वसीले बनाता है। तो आप निकले। कराची में गवर्नमेंट सेंटर्स भी मौजूद हैं। गो के परेशानी बहुत होती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको नंबर दिया जाता है, कुछ महीने बाद आपको जो है वो बुलाया जाता है, बट फिर भी डॉक्टर साहब हो रहे हैं ऐसे काम। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हो रहे हैं, प्राइवेट इदारे भी कर रहे हैं, वेलफेयर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस हवाले से काम कर रही हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन्ना हॉस्पिटल में NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मौजूद है, जहाँ पर बच्चों के हवाले से तमाम ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। आप उधर भी जा सकते हैं। अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उसके लिए सही फ़ैसला करना जो है ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। मुझे ब्रेक लेना है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक बच्चा है जिसके माँ बाप सही टाइम पर सही फ़ैसला नहीं कर सके, अब उसकी स्कूल गोइंग एज हो गई है,
अब जब वो स्कूल जाने की एज पे ऐसी कंडीशन है जब आपके दांत भी जाहिर हो रहे हैं क्योंकि आपका होंठ कटा हुआ है वो, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए तो जाकर स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई करना या ये तमाम चीज़ें करना बड़ी मुश्किल हो जाती होंगी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो सोशली भी तो हमारे बड़े नॉर्म्स हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते होंगे ऐसे बच्चों को। मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर वो हमारे पास आते हैं तो फिर डेफिनेटली हम उनकी सर्जरीज करके उनको बेहतर बनाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि अगर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको देखा जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। अगर ऑर्थोडोंटिस्ट का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेजा जाता है, स्पीच का प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। स्पीच की बेहतरी के लिए भी हम लोग सर्जरी करते हैं जो अमूमन 6-7 साल के बाद की जाती है, जिसको हम फेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा। तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन साथ साथ में ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चा है वो भी कोऑपरेट करे। अगर हम स्पीच थेरेपी के लिए भेजते हैं, वो सपोज़ स्पीच थेरेपी के सेशंस होने हैं और वो सही सेशंस नहीं करवाते तो उसको इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी। तो मरीज़ का, स्पेशली मरीज़ तो छोटा होता है, बच्चा होता है, लेकिन पेरेंट्स का ये समझना ज़रूरी है और उनके लिए मेहनत करना ज़रूरी है कि बच्चे के लिए मेहनत करें। अच्छा, मैं एक कुछ अर्से पहले ही एक ऐसी मैं बच्ची से मिली हूँ जो बाकी माशाल्लाह से बड़े अच्छे जो है वो वेल ऑफ फैमिली से है, और उस बच्ची की भी प्रॉब्लम यही था कि नाक और होंठ कटा हुआ, सॉरी नाक कह रही हूँ, ये आपके होंठ का मसला था और तालू का प्रॉब्लम था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ऑपरेशन तो करा दिया। अब उस बच्ची की उम्र होगी तकरीबन डॉक्टर साहब 5-6 साल लेकिन जब वो बोलती है ना तो एक तेज़ सी आवाज़ आती है, जिस तरह वो जो कान में चुभती है। सो अब इसके लिए क्या हो सकता है उसकी इस आवाज़ के लिए? उसको हम बुला के असेस करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जैसे मैं बताया ना, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर जो उसकी स्पीच को असेस करते हैं, ठीक है, और हमें बता दें कि प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है। बाद दफ़ा वो ये कहते हैं कि खाली स्पीच थेरेपी से आवाज़ बेहतर हो जाएगी, बाद दफ़ा वो ये कहते हैं कि नहीं आप इसकी सर्जरी करें वापस, ठीक है, तो फिर हम वापस सर्जरी भी करते हैं। बाद दफ़ा वो ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं ये चीज़ करें, तो फिर हम लोग करते हैं। ओके, राइट। तो इसमें जैसे मैंने बताया ना कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है, एक उसका प्रॉब्लम नहीं है कि उसको हल कर सके। सही। और अगर जिस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं और वो बचपन में या अब अपनी यंग एज से भी गुजर चुके हैं और इस तरह की सर्जरी उन्होंने नहीं की और वो इसी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर आपको एक कोई पेन तो नहीं फील हो रहा होता, क्योंकि एक नॉर्मल जब आप इस दुनिया में आते हैं तो ये चीज़ होती है, बट जो आपके फिज़िकल अपीयरेंस है वो काफ़ी ख़राब हो रही होती है, आपकी आवाज़ का प्रॉब्लम होता है। और आपको मैं अब ये जो 2 पिक्चर्स आप देखेंगे, आप इसमें देखें कि ये इनकी एज उम्र होगी तकरीबन डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट 30 इस तरह की एज है, और आप देखें इसमें इस उम्र तक इन्होंने सर्जरी नहीं कराई है। तो अब देखें अगर आप इस कंडीशन में देखें तो कितना मुश्किल है, जहां पर आपके दांत भी जाहिर हो रहे हैं और ऑपरेशन के बाद जो है ये बहुत बेहतर कंडीशन जो हो गई है, जिसमें आप एक नॉर्मली अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बगैर किसी तकलीफ के। और ख़ातून के साथ भी आई थिंक तालू का प्रॉब्लम है और उसको ठीक करके जो है वो रिपेयर किया गया है और उसके बाद ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई है। तो इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद ये चीज़ तो जाहिर होती है कि अगर आपने सही टाइम पर सही फैसला नहीं लिया तो भी वक्त नहीं गुजरा, आप बाद में भी ये सर्जरीज करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें ना, यहाँ पर अगर मैं ख़वातीन की ही बात करूँ तो ऐसी कंडीशन में यहाँ अच्छी खासी बच्चियाँ MBS किया होता है, पढ़ी लिखी होती हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो और मुश्किलात हो जाती हैं। एक हम लोग मिशन किया था, कैंप किया था ठट्टा में, वहाँ पे तकरीबन 55 साल खातून आई थी, उनका होंठ कटा हुआ था। अच्छा। तो हमने ये पूछा भी आप क्यों कराना चाह रही 55 ईयर्स की एज में? कहने लगी मैं तो ये इसके साथ हूँ, लेकिन मेरी बच्चियाँ 3 हैं और तीनों नॉर्मल हैं, लेकिन लोग आते हैं मुझे देखते हैं और वापस चले जाते हैं। बच्चों के लिए प्रपोजल की वजह से वो सर्जरी करवा रही थी कि मेरी ये सही हो जाए तो मेरी बच्चियों के सही प्रपोजल आए। अब आप जुल्म देखें कि वो माँ के साथ प्रॉब्लम था, उसने नहीं करवाया उस ज़माने, और अब लेकिन उसकी बच्चियों को कह रही थी कि रिश्ते नहीं आ रहे। तो ये हमारे यहाँ सोशल हैं कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन वहाँ तो माँ का मसला था, यहाँ तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस लड़की के साथ ये मसला तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो उसके लिए आप सोचें कितने मसाइल हैं। हम तो इतनी छोटी हम तो रंगों पर बात कर रहे होते हैं कि गोरा रंग और लंबे बाल और ऐसी चाल और पता नहीं क्या कुछ। ओ माय गॉड, 2017 में बैठकर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट ऐसा ही है जहाँ हम चांद गिरन को देखकर बोल रहे हैं कि इस गिरन की वजह से इस पर गिरन लग गया और इसके जो है वो होंठ कटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने जिस बॉक्स
में आप लोग रह रहे हैं उस बॉक्स को तोड़ें। बॉक्स को तोड़ने का मकसद ये नहीं होता कि आपने अपनी लाइन क्रॉस कर देनी है या आपने अपनी तरबियत को भूलना है। बॉक्स को तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप हकीकतों का सामना करें, लॉजिक्स को समझें और अपने साथ जो लोग रहते हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो आप फराहम कर सकें। एक मैं ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान में।